फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भले ही 10 है लेकिन इससे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, बहुत सारे फैक्ट को जानेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्ज़ाम में ही आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और इसे जो फैक्ट जो और क्वेश्चन बनेंगे वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए हम लोग एक एक करके इसको शुरू करते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन से 10 क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? अनुच्छेद ए 60, अनुच्छेद बी 61, अनुच्छेद सी 65 और अनुच्छेद डी 85। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद बी 61। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ये महाभियोग किस कारण से राष्ट्रपति पर लगाया जाता है? तो उसका एक ही कारण है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन। अगर संसद के सदस्यों को लग जाए कि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होकर सूचना राष्ट्रपति को भेजा जाता है। यानी जो सूचना पत्र तैयार होगा 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देने के लिए, उसमें 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। और जिस सदन में महाभियोग लगाया जाएगा, सदन 2 होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा में लाना है या प्रस्ताव या लोकसभा में लाना है, तो जिस सदन में लाएंगे उस सदन से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। फिर एक सदन से पारित होने के बाद दूसरा सदन में जाएगा, यहाँ भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर दोनों सदन से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को पूरी समझी जाएगी और तब से लेकर राष्ट्रपति को 6 माह के भीतर अपना पद को खाली कर देना पड़ेगा। यह महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो महाभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब तक भारत में कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लग चुका है? तब तक भारत में एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आंसर जान गए। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है इसको भी हम लोग समझ लिए। देखिए अनुच्छेद ए 60 क्या है? तो इसमें राष्ट्रपति का शपथ है। अनुच्छेद 65 क्या है? तो जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेंगे तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम करेंगे। ये अनुच्छेद 65 में वर्णन है। अनुच्छेद 85 में क्या है? तो अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करेंगे, यह उनको विधायी अधिकार मिला है। लोकसभा का विघटन 3 तरीक़ा से होता है, एक होता है सत्रावसन, एक होता है विघटन, एक होता है स्थगन। तो जो स्थगन है वो लोकसभा स्पीकर करते हैं, लेकिन विघटन सत्रावसन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, जो कि अनुच्छेद 85 के तहत दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को जाने, इसका पूरा डिस्कशन जाने और चारों ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन आता है ये हम लोग समझें। तो चलिए ये दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संसद का अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। संसद का अंग प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। अतः संसद अनुच्छेद 79 में संसद के संरचना और गठन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, 3 अभिन्न अंग। एक प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, एक होते हैं लोकसभा और एक होते हैं राज्यसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। लेकिन प्रधानमंत्री संसद का अंग नहीं होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर हमारा संसद का निर्माण होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन संसद के अभिन्न अंग हैं? तो राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन संसद का सदन होगा तो सदन में 2 होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 2 का सही आंसर जान गए। प्रधानमंत्री संसद का अंग नहीं होते हैं, बल्कि ये लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पुस्तक से लिया गया है।
निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी की रचना नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी की रचना नहीं है, मतलब कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से रिलेटेड नहीं है? पहला है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, दूसरा है हिंद स्वराज, तीसरा है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु और चौथा है न्यू इंडिया। चौथा है न्यू इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया। महात्मा गांधी की रचना न्यू इंडिया नहीं है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो कि गुजराती भाषा में लिखी गई है। हिंद स्वराज ये भी महात्मा गांधी की रचना है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये भी महात्मा गांधी की रचना है। लेकिन न्यू इंडिया ये महात्मा गांधी की रचना नहीं है। तो न्यू इंडिया किसकी है? तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट की। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है, एनी बेसेंट की। जब 1916 में होम रूल लीग शुरू हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में, तो इन्होंने 2 पत्रिका निकाली थी। एक निकाली थी न्यू इंडिया और एक निकाला था कॉमन बिल। यही 2 पत्रिका से अपने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार करती थी। तो न्यू इंडिया इसका सही आंसर, न्यू इंडिया महात्मा गांधी की नहीं है, एनी बेसेंट की है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की थी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर जान गए, इसका आंसर आगे देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए में राजगिरी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कश्मीर। देखिए बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का निधन होता है 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में होता है कुशीनगर में। कुशीनगर में इनका बौद्ध धर्म, इनका निर्वाण होता है, जो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इनको निधन के बाद इनका 4 बौद्ध संगति आयोजित किया गया। तो पहला बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले इसका आंसर बता देते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। ऑप्शन नंबर बी वैशाली, द्वितीय बौद्ध संगति। 4 बौद्ध संगति हुआ है। पहला बौद्ध संगति राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु शासनकाल में। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सवाकामी। इसके अध्यक्ष थे सवाकामी। ये किसके समय हुआ था? तो काला शोक के समय हुआ था, यानी शासन उस टाइम काला शोक का था। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे। और इस समय शासन किसका था? तो अशोक का शासन था। चौथा बौद्ध संगति कश्मीर में, कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। ये कब हुआ था? तो 98 ईसा पूर्व में हुआ था। 98 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बस अशोघोष और वसुमित्र थे। इनका शासनकाल कौन था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इस तरह से हम लोग द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में पूरा डिटेल जान गए, जिसका आंसर होगा द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली 383 ईसा पूर्व, सवाकामी अध्यक्ष और काला शोक का शासन। प्रथम राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु का शासनकाल। पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष और अशोक के शासनकाल में। चौथा कुंडलवन कश्मीर में 98 ईसा पूर्व में, कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में, और अशोघोष और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। तो इस तरह से हम लोग ये भी क्वेश्चन का आंसर जान गए और इसके चारों ऑप्शन से बनने वाले क्वेश्चन भी समझ गए। अब आगे देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पे भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? ए हरियाणा, बी केरल, सी राजस्थान, डी बिहार। तो पहले हम लोग समझते हैं लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात क्या है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुष है मेल, इनमें कितनी, इसमें फीमेल कितना है, इसी को हम लोग लिंगानुपात बोलते हैं। लिंगानुपात बोलते हैं। तो 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल है। केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084 है। केरल का लिंगानुपात 1084 है, यानी वहाँ 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएँ, 84 महिला अधिक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य भारत का वो बिहार है। 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार नहीं, सॉरी, हरियाणा है। हरियाणा में कितना लिंगानुपात है? तो हरियाणा में है 879, 879। सबसे कम लिंगानुपात 889 है हरियाणा में। अब आते हैं, एक होता है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात क्या होता है? तो 0 से 6 वर्ष की आयु के पुरुष वर्ग में
इसी उम्र समूह, इसी आयु समूह में महिलाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। इसके लिए 0 से 6 वर्ष की गणना की जाती है। तो शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है शिशु लिंगानुपात? 972 है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में भी हरियाणा ही है। हरियाणा कितना है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में? 834 है हरियाणा का। तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा। लिंगानुपात है क्या? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। और शिशु लिंगानुपात क्या है? तो 0 से 6 वर्ष के आयु समूह में पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात। अब हम लोग थोड़ा जनगणना के बारे में, इसके पृष्ठभूमि जानते हैं। जनगणना की शुरुआत कैसे हुआ, कब कब इसका कौन सा जनगणना किया गया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो भारत में प्रथम जनगणना कब किया गया? तो 1872 में किया गया। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो। भारत में अस्थायी जनगणना या दशकीय जनगणना की शुरुआत कब से हुआ? 1881 में हुआ। ये किसके समय में हुआ? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। जो भारत में प्रथम जनगणना हुआ था वो 1872 में लॉर्ड मेयो शुरू करवाए थे। और जब दशकीय जनगणना यानी हर 10 वर्ष पे जनगणना कराने का प्रक्रिया ये लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में शुरू किया गया था। एक क्वेश्चन आता है 1921 में जनगणना जो थी, एक आता है 1921। ये महाविभाजक वर्ष इसको बोला गया है, महाविभाजक वर्ष। यहाँ जनगणना इस साल जनगणना बढ़ने के बजाय जनगणना घट गई थी, इसीलिए 1921 को महाविभाजक वर्ष बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष की जनगणना को महाविभाजक का संज्ञा दिया गया है? तो 1921 का जनगणना को दिया गया है। अभी भारत में कौन सी जनगणना है? 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। 1872 से जब हम लोग देखेंगे तो 15वीं जनगणना है। लेकिन आज़ादी के बाद कितनी जनगणना है? तो 7वीं जनगणना। दोनों क्वेश्चन आता है कि अब तक भारत की जनगणना 2011 की जनगणना क्रम में कौन सी है? तो 15वीं। स्वतंत्र भारत की कौन सी है? तो 7वीं। ये हमको ध्यान रखना है। जनगणना कराने का जिम्मेदारी किसको है? तो जनगणना कराने का काम केंद्रीय गृह मंत्रालय का है। केंद्रीय गृह मंत्रालय हर 10 साल पे जनगणना करवाएगा, ये जिम्मा इनको सौंपा गया है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए ये क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में चाय की खेती नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र में चाय की खेती नहीं होती है? पहला ब्रह्मपुत्र घाटी, दूसरा नीलगिरी पहाड़ी, तीसरा दार्जिलिंग पहाड़ी, चौथा अरावली पहाड़ी। तो देखिए चाय की खेती सबसे पहले भारत में इसका आंसर है अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ी में चाय की कोई खेती नहीं होती है। चाय की खेती के बारे में हम लोग जानते हैं। चाय की खेती सबसे पहले भारत में 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में शुरू हुआ। कहाँ हुआ? असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय की शुरू हुआ। चाय ब्रह्मपुत्र घाटी 1840 में शुरू हुआ। चाय नीलगिरी की पहाड़ी पर भी होती है और दार्जिलिंग की पहाड़ी पर भी चाय की खेती होती है। चाय की पहाड़ी पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, जहाँ पानी नहीं रुकता हो, पानी नहीं जमता हो, वहाँ पे चाय की खेती की जाती है। चाय की खेती के लिए कुछ आदर्श मौसमी दशाएं होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चाय की खेती करने के लिए कैसी दशाएं होनी चाहिए? चाय की खेती करने के लिए मौसमी दशाएं होनी चाहिए। चाय की खेती 1840 में असम में हुई। हम जानेंगे चाय की खेती के लिए 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक क्या होना चाहिए? तापमान होना चाहिए। और वार्षिक वर्षा कितना होना चाहिए? 1,150 से लेकर 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। तो इस जगह आदर्श तापमान मिलेगा तो वहाँ चाय की खेती होगी। तो पहला चाय खेती 1840 असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में, उसके बाद नीलगिरी में, दार्जिलिंग में। इसका सही आंसर कहाँ नहीं होती है? तो अरावली पहाड़ी में चाय की खेती नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध किसका उदाहरण है? दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? निलंबन का, जेल का, पायस का या झाग का? तो इसका सही आंसर है दूध पायस का उदाहरण है। दूध एक पायस कोलाइड का उदाहरण है। दूध की प्रकृति कैसी होती है? दूध होती है अम्लीय। दूध कैसी होगी? अम्लीय होगी। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का पीएच मान 6.4। दूध में मिठास होता है लैक्टोज के कारण। दूध में मिठास होगा लैक्टोज के कारण।
दूध का सफ़ेद रंग होगा केसिन के कारण। दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में 2 प्रोटीन पाया जाता है, एक केसिन जिसके कारण दूध सफ़ेद भी होता है और एक होता है रेनिन। ये 2 प्रोटीन दूध में पाए जाते हैं। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्वेश्चन आता है, दूध के पचाने वाला एंजाइम का नाम है पेप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये 2 एंजाइम है जो दूध को पचाते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। दूध की शुद्धता किससे नापते हैं? तो दूध की शुद्धता नापते हैं लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता नापते हैं लैक्टोमीटर से नापते हैं। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापते हैं। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति क्षारीय है? किसकी प्रकृति क्षारीय है? निम्नलिखित में किसकी प्रकृति क्षारीय है? तो इसका आंसर है मानव लार, रक्त, नींबू का रस या दूध। इसमें से कौन सा आंसर होगा? किसकी प्रकृति क्षारीय है? तो ऑप्शन नंबर है मानव लार। हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई भी चीज़ का प्रकृति क्षारीय या अम्लीय होता है? इसके लिए एक पैमाना है जिसका नाम है पीएच पैमाना। पीएच मान पहले पीएच मान के बारे में जानते हैं। पीएच मान का खोज सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच मान का खोज 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसी भी पदार्थ का पीएच मान नापने के लिए 0 से 1 मिनट। पीएच मान से हम लोग 0 से 14 तक का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। जिस भी पीएच का मान 0 से 7 आएगा उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय। जिस भी पीएच का मान पूरा 7 आएगा उसकी प्रकृति उदासीन होती है। उदासीन। और जिस भी पीएच का मान 7 से 14 आएगा उसको हम लोग क्षारीय बोलते हैं। तो दूध का पीएच मान है 7.4। तो ये दूध कैसा हो गया? क्षारीय हो गया। दूध नहीं, सॉरी, रक्त कैसा हो गया? रक्त 7.4, ये रक्त क्षारीय हो गया। मानव लार का पीएच मान देखते हैं। मानव लार का पीएच मान है 6.5। नींबू का पीएच मान है 2.2 और दूध का पीएच मान है 6.4। तो नींबू का रस, दूध और मानव लार ये सभी अम्लीय हैं, लेकिन रक्त का पीएच मान 7.4 आता है जो कि क्षारीय है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन देख गए, कैसे अम्लीय क्षारीय का पता करेंगे ये भी हम जान गए, और पीएच मान क्या होता है, कब खोज किया, इसको भी हम लोग समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये है 24 अक्टूबर 1942, 24 अक्टूबर 1943, 24 अक्टूबर 1944 या 24 अक्टूबर 1945। तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर को हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसके संस्थापक सदस्य देश था 51, यानी 51 देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया था। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 193 सदस्य हैं। 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी जूबा है। तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत भी संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य देश था। संयुक्त राष्ट्र के बारे में और हम लोग जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंग से क्वेश्चन आता है। इसके अंग कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं। कौन कौन अंग हैं? पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। जैसे महासभा बहुत इंपॉर्टेंट है। महासभा को विश्व का लघु संसद बोलते हैं। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन बोलते हैं। सुरक्षा परिषद में ही 5 सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है। 5 सदस्य कौन कौन है? अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में से कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है? तो 5 देशों को। कौन कौन? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, इनको वीटो शक्ति प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा से क्वेश्चन आता है। संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा कौन कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच है।
ऐसे तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में बहुत भाषा को मान्यता दिया गया, जैसे चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश, लेकिन काम होता है अरबी, अंग्रेजी और फ्रांस की भाषा में। तो इस तरह से हम लोग इसका सही आंसर जाएंगे 24 अक्टूबर 1945। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में रेपो दर कौन जारी करता है? भारतीय बैंकिंग प्रणाली में रेपो दर कौन जारी करता है? स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक या नीति आयोग? तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक रेपो दर क्या होता है? आरबीआई अपने अन्य व्यावसायिक बैंकों को ऋण दे ब्याज पैसा देता है। ये रेपो दर कौन जारी करता है? तो रेपो दर आरबीआई जारी करता है। आरबीआई अन्य व्यावसायिक बैंकों को जो कर्ज देता है उससे उसको जो ब्याज मिलता है उसको बोलते हैं रेपो दर, कर्ज देता है। एक होता है रिवर्स रेपो दर, जब आरबीआई को अन्य बैंक ऋण देते हैं और उससे जब उनको ब्याज वापस करना पड़ता है इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। ये हो गया रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। पूछता है आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के स्वतंत्रता के समय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। 1 रुपये के ऊपर के सभी नोट जारी करने का अधिकार किसको है? आरबीआई को है। तो इस तरह से हम लोग आज 10 क्वेश्चन को देखें। 10 क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी फैक्ट तैयार किए थे वो सब फैक्ट हम लोग समझ गए कि आने वाले एग्जाम में और भी कैसे कैसे क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन से पूछ सकता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हम लोग इसको हम लोग आगे जारी रखेंगे इस श्रृंखला को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके माध्यम से कितने फैक्ट बनेंगे, कितने क्वेश्चन बनेंगे, ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।